वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके हमारे सवाल आपके जवाब की बेहतरीन 138 नंबर क्लास है। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास रोज 9 बजे आपको प्राप्त होती है, जिसमें परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चनों की क्लास हमने वापिस शुरू कर दी है। प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, 137 वीडियो आपको पहले दिए जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। शुरुआत आज की इस क्लास की पहला क्वेश्चन, उससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें। ज्यादा से ज्यादा हर एक विद्यार्थी के पास ये राजस्थान जीके की क्लास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज के मोटिवेशनल स्पीच के साथ शुरुआत करता हूं मैं कि लकीरें अपने हाथों की बनाना, लकीरें अपने हाथों की बनाना हमको आता है, इस किस्मत से लड़कर उसे बदलना हमको आता है। लकीरें अपने हाथों की बनाना हमको आता है, किस्मत से लड़कर उसे बदलना हमें आता है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन देखिए, आज क्वेश्चनों से भरा हुआ 50 क्वेश्चनों का भंडार है, ये समझ लो। कैसे? ये आपके सामने होगा। देखिए, सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी मेला लगता है 12 में, पता है आपको। भीलों का सबसे बड़ा मेला अंबा गोटिया, जो बांसवाड़ा के अंदर लगता है, गोटिया अंबा मेला। मीणाओं व भीलों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में लगता है। तो ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला लगता है। देखो, एक क्वेश्चन के अंदर तीन चार क्वेश्चन मिलेंगे। तो ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला लगता है मन खारो मेलो। कहां पे? मन खारो मेलो उदयपुर के अंदर। ये ग्रासिया जनजाति कहां रहती है आपको पता होगा, सिरोही के अंदर रहती है, और कुछ भाग उदयपुर के अंदर भी आता है। ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला मन खारो मेलो उदयपुर के अंदर लगता है। ये ग्रासिया जनजाति, जब भी बात आती है उत्तर आएगा सिरोही। और कुछ और बात याद रखना है, सिरोही में नक्की झील है। कौन सी झील है? नक्की झील है, जो ग्रासिया जनजाति अपने पूर्वजों की या जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अस्थि विसर्जन करती है। इस नक्की झील इनके लिए बहुत ही पुष्कर के समान पवित्र है। कौन सी? ग्रासिया जनजाति। अब ऑप्शन देखिए, जगत उदयपुर। इस जगत उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर है, जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, ये किससे छुपा नहीं है। 17 नवंबर 1913 की घटना। मानगढ़ धाम में गोविंद गिरी के नेतृत्व में एक भील सम्मेलन हो रहा था, जिसमें गोलियां चलाई गई। 1500 से ज्यादा भील मारे गए थे। मानगढ़ धाम, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। नक्की नकेरन, ये नक्की झील सिरोही के अंदर। तो मन खारो मेलो उदयपुर में ग्रासिया जनजाति का क्या लगता है? मेला लगता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तारागढ़ को पूर्व का जिब्राल्टर विश्व हैपर ने कहा। तारागढ़ जो अजमेर के अंदर है, गढ़ बिटली पहाड़ी पर है, इसे पूर्व का जिब्राल्टर विश्व हेबर ने कहा। तो उदयपुर का राजमहल पिछोला झील के किनारे है। बिल्कुल है, उदयपुर का जो राजमहल है वो पिछोला झील के किनारे है। उसे विशाल विंडसर महल किसने कहा था? उसे यानी पिछोला झील के किनारे जो उदयपुर में राजमहल है, उनको विशाल विंडसर महल की संज्ञा किसने दी? फर्ग्यूसन ने। किसने? फर्ग्यूसन ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट। कर्नल जेम्स टोड की बात आए तो उसने कोटा दुर्ग के बारे में कहा था कि मैंने कोटा दुर्ग का प्रकोटा जैसा इतना मजबूत नहीं देखा। अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा कि राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये बख्तरबंद है। इसके अलावा अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि इतनी बुलंदियों पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। और अबुल फजल ने हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध कहा। तीन बातें इनकी याद रखनी है। लॉर्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि इस दुर्ग का निर्माण शायद परियों परिस्तों के द्वारा करवाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और तारागढ़ बूंदीवाड़े के बारे में लॉर्ड किपलिंग ने कहा कि इसका निर्माण शायद भूतों प्रेतों के द्वारा किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, कोई चीज नहीं है उसको सब बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि, इसलिए तो कह रहा हूं ये 9 बजे की क्लास आपके लिए एक औषधि के रूप में काम करेगी। राजस्थान जीके की हर एक टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेके आया। मारवाड़ का सबसे मेला रामदेवरा है। मारवाड़ का सबसे मेला रामदेवरा है। तो राजस्थान में स्थित गुर्जर समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है? गुर्जर समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है? असिंध भीलवाड़ा। असिंध भीलवाड़ा में देव नारायण जी का जन्म हुआ था। यह सबसे मुख्य माना जाता है। असिंध भीलवाड़ा गुर्जर समाज के जो देव नारायण जी हैं, समाज के कुल देवता देव नारायण जी, वो उसको विष्णु का अवतार मानते हैं गुर्जर समाज। असिंध भीलवाड़ा में खारी नदी पर इनका मुख्य मंदिर है। रामेश्वर सवाईमाधोपुर में ये यहाँ पे चंबल, सीप और बनास नदियों का संगम होता है। बेणेश्वर डूंगरपुर में सोम, माही, जाखम नदियों का संगम होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और राजमहल टोंक में
बनास, डाई और खारी नदियों का संगम होता। तो मारवाड़ का सबसे मेला, मारवाड़ का कुंभ किसको कहते हैं? रामदेवरा, जो रामदेवरा रुनेचा जैसलमेर में है उसको कहा जाता है। तो गुर्जर समाज का सबसे बड़ा तीर्थ है असिंध भीलवाड़ा। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क जयपुर में स्थित है, तो राजस्थान में दूसरा विज्ञान पार्क स्थापित किया जाएगा। पहला विज्ञान पार्क जयपुर में है, तो दूसरा विज्ञान पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? झालावाड़ के अंदर। कहां पे? झालावाड़ जिले में। झालावाड़ का जब नाम आता है तो आपको याद रखना है झालरा पाटन, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधायक हैं। घंटियों का शहर कहते हैं झालावाड़ के को। राजस्थान का नागपुर संतरों के उत्पादन के लिए कहा जाता है। और झालावाड़ किस रूप में बसा हुआ है? त्रिकोणा बसा हुआ शहर झालावाड़ है। और उमेदपुरा की छावनी के नाम से कौन सा रियासत प्रसिद्ध थी? झालावाड़। इतनी चीज याद रखना। राजस्थान विद्युत उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान सूरतगढ़ थर्मल पावर का है। राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन सूरतगढ़ थर्मल पावर में होती है, जिसे आधुनिक तीर्थ स्थल भी कहते हैं। दूसरा स्थान छबड़ा बारां का है। ये क्वेश्चन का आज सुबह करंट की क्लास, हमारी करंट की क्लास आती है 7:30 पर, उसमें मैंने बताया था कि 12 जिले में गैसीय, तापीय, सौर ऊर्जा हर प्रकार के संयंत्र लगे हुए हैं। दूसरा स्थान छबड़ा का है। और तीसरा स्थान किसका है? कोटा थर्मल पावर का है। तो तीन इंपॉर्टेंट है राजस्थान में। सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है, छबड़ा बारां में, और कोटा में। राजस्थान का हेरिटेज तीर्थ पुष्कर है। कौन सा है? पुष्कर। तो राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ किसे कहते हैं? राजस्थान का हेरिटेज, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, किस मेले में सबसे ज्यादा विदेशी आते हैं? पुष्कर अजमेर। कार्तिक महीने में, कार्तिक पूर्णिमा को बड़ा विशाल मेला लगता है। पुष्कर झील, 52 घाट जिस पे बने हुए। ये कह रहे हैं राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ ये कहते हैं सूरतगढ़ गंगानगर थर्मल पावर है ना, इस घग्गर नदी के किनारे है वैसे सूरतगढ़, लेकिन थर्मल पावर है श्री गंगानगर के अंदर, ठुकराना गांव के अंदर। वर्तमान में इसकी 8 इकाइयां कार्यरत है। कितनी? 8 इकाइयां कार्यरत है। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर जैसलमेर में। ये क्वेश्चन आता है, राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर जैसलमेर में है। दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ राजसमंद में है। तो तीसरी पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पे है? देखो तीन आपको पता लग जाएगा। तो तीसरी है कोटड़ी फलोदी जोधपुर में। तीसरी कहां पे है? कोटड़ी फलोदी जोधपुर में। और पवन ऊर्जा का नाम आया है राजस्थान का वर्तमान में देश के अंदर पवन ऊर्जा के मामले में 5वें स्थान पे राजस्थान है। और पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 के तहत 2024-25 तक 4000 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का टारगेट है राजस्थान का। राजस्थान में पंखों की नगरी कहते हैं जैसलमेर को। देखो जो मुख्य मेरे पास बातें मैं आपको बता रहा हूं। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी को गो हत्या पर रोक लगाने के लिए सहमत किया था, वह लोक देवता राजस्थान में लोक देवता, देवियां, संत संप्रदायों, वीरों, महापुरुषों की भूमि है राजस्थान। तो किस लोक देवता ने सिकंदर लोदी के को गो हत्या पर लगाने के लिए सहमत कर लिया था? संत जाम्बोजी के प्रभाव में आकर उन्होंने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। और सिकंदर लोधी, आपको पता है सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को भी कतरियासर बीकानेर में 500 बीघा भूमि उपहार में दी थी। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जाम्बोजी के कहने पर तो गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया, और जसनाथ जी को उन्होंने 500 बीघा भूमि दी थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला टाडा, TADA क्षेत्र में दक्षिण के आदिवासी बाहुल्य के 6 जिले आते हैं। टाडा के अंदर 6 जिले आते हैं। तो माडा क्षेत्र में मीणा बाहुल्य कितने जिले आते हैं? टाडा में तो दक्षिणी आदिवासी बाहुल्य के 6 जिले आते हैं, जबकि माडा क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? 17 जिले आते हैं। कितने? 17। बस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसे हिंदू होते हुए भी उनकी इच्छा अनुसार दफनाया जाता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, बड़े ही शानदार, और अक्सर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आता है। वह स्वतंत्रता सेनानी जिसे हिंदू होते हुए भी अपनी इच्छा अनुसार दफनाया गया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये थे अर्जुन लाल सेठी जी। बिल्कुल राजस्थान में या जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का सबसे पहले श्रेय जाता है अर्जुन लाल सेठी। और अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का दधीची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दधीची कहा जाता है। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर के अंदर जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी। इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी ने ये बात कही थी जब इन्हें जिलाधीश का पद दिया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि अर्जुन लाल सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? ये वही अर्जुन लाल सेठी है। और अर्जुन लाल सेठी अंतिम समय में अजमेर में वहां पे मुस्लिम पद्धति से मुस्लिम बच्चों को मुस्लिम शिक्षा देते थे, इसलिए लोगों ने मुस्लिम समझकर इन्हें हिंदू होते हुए भी मुस्लिम पद्धति से दफना दिया था।
वो है अर्जुन लाल सेठी। जय नारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। गोपाल सिंह खरवा सशस्त्र क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और केसरी सिंह बाहरट के तो नाम ही न्यारे है। शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी हवेली बनी हुई है। राजस्थान की वह नदी जो अपनी शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है, शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है। मीणा जाति के लोग इसे गंगा की तरह पवित्र मानते हैं। देखो ऐसी नदी जो शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है, बेचारी का नाम ही सूकड़ी रख दिया। क्या नाम रख दिया? सूकड़ी, सूखी हुई। इतना दिमाग में रखना, सूकड़ी नदी है, सूखी हुई है, इसलिए बांध बनाया हुआ है उस पर, बांकली बांध। अब देखो पानी होता है तब तो बांध अच्छा होना चाहिए, लेकिन देखो सूखी है तो बांका टेढ़ा बांध बना दिया, बांकली बांध। और मीणा जाति के लोग इसे गंगा की तरीके से मानते हैं। सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी की। अजमेर की पहाड़ियों को, और सूकड़ी नदी पर आपको पता है जालोर का दुर्ग भी स्थित है। अजमेर की पहाड़ियों को मेवाड़ की पहाड़ियों से जोड़ने वाली पहाड़ी कौन सी है? अजमेर की जो पहाड़ियां हैं उनको मेवाड़ की पहाड़ियों से जोड़ने वाली है मेर की पहाड़ियां। मेर की पहाड़ियां अजमेर की पहाड़ियों को, यानी क्या कह सकते हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियों को मेवाड़ की पहाड़ियों से जोड़ने वाली पहाड़ी मेर की पहाड़ी। ये खमनोर की पहाड़ी देखो, यहाँ से बनास नदी निकलती है राजसमंद से। नाग की पहाड़ी अजमेर में, जहां से लूणी नदी निकलती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला, खेतड़ी का महल जो शेखावटी के महल के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें लखनऊ के भूल-भुलैया की झलक देखने को मिलती है, किसने बनाया था? लखनऊ के भूल-भुलैया की झलक देखने को मिलती है खेतड़ी महल में। इसे शेखावटी का हवा महल भी कहते हैं। इसका निर्माण करवाया था महाराणा भूपाल सिंह ने। किसने? महाराणा भूपाल सिंह ने। और यहाँ स्वामी विवेकानंद जी भी रुके थे, ये भी आपको पता है। जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढ नदी के कारण ढूंढाड़ कहलाता है। जयपुर के आसपास का क्षेत्र, ये कुछ अलवर का भाग आ जाता है, थोड़ा सा कुछ भरतपुर का, जयपुर दोसा का भाग ढूंढाड़ कहलाता था। तो माही नदी वाले भाग में घने जंगल और पुष्पों के कारण क्या कहलाता है? माही नदी वाले जो देखो घने जंगल है, माही नदी का कंठल का क्षेत्र है, और ये क्षेत्र है तो, और पुष्प बहुत सारे वहां पे, क्या है? पुष्प बहुत सारे हैं, इसलिए उसको किस नाम से जाना जाता है? पुष्प क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र? पुष्प क्षेत्र। क्योंकि यहाँ का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ के जो क्षेत्र है, जैसे माही नदी कांठल की गंगा कहते हैं, दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं, स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों में ये बहती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, माही बजाज सागर बांध। तो ये पुष्प क्षेत्र है, और इसी के इस जो क्षेत्र को है ना, इसको वागड़ कहते हैं। वागड़ कह दो, बागड़ कह दो, कंफ्यूज मत हुआ करो। आजकल एक ही ऑप्शन आता है, आधी दुनिया तो पढ़ती क्या है, आधी तो कंफ्यूज में रहती है। ठीक है, इसी क्षेत्र को कुमारी खंड कहा जाता है। पुष्प क्षेत्र है, कुमारी खंड कहा जाता है, बांगुरी प्रदेश भी कहा जाता है। कौन सा? बांगुरी प्रदेश भी कहा जाता है। नागखंड भी इस क्षेत्र को कहा जाता है। ये जो माहीवाड़ा क्षेत्र है, नागखंड पुष्प क्षेत्र कहा जाता है। व्याघ्र घाट कहते हैं, व्याघ्र वाट या घाट कहते हैं, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। लाट प्रदेश इसको कहते हैं, पाताल प्रदेश कहते हैं, गुप्त प्रदेश कहते हैं। ये क्वेश्चन अब देखिए कितना बड़ा प्रश्न है। 48 ही 48 पे घूमेगा। 1948 में राजस्थान का प्रथम एकीकरण, मत्स्य संघ का निर्माण, 1948 में गांधी जी की हत्या, 1948 में ही गांधी जी के चहेते पटाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में राजस्थान का एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जयपुर में आयोजित किया गया। ठीक है, 3 चीजें होगी। अनुच्छेद 48 का संबंध कृषि व पशुपालन के आधुनिकीकरण से है, जब आप नीति निर्देशक तत्व भाग 4 पढ़ोगे। अनुच्छेद 148 का संबंध सार्वजनिक धन के संरक्षक यानी सीएजे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 248 का संबंध अवशिष्ट सूचियों से, जो 3 सूची है ना, संघ सूची, संवर्ती सूची, ये संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची होती है। तो अनुच्छेद 348 का संबंध किसी, देखो पूरा 48 ही 48 पे घुमा है। तो अनुच्छेद 348 ये कहता है कि न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी में होने का प्रावधान। अगला देखो 1400, अब ये 59 पे घूमेगा। 1459 में राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी, 12 मई 1459 को। 1559 में राणा उदय सिंह के द्वारा उदयपुर की स्थापना की गई थी, आखा तीज के दिन। 1659 में औरंगजेब द्वारा दारा शिकोह की प्रजा यानी दोराई का युद्ध हुआ था। औरंगजेब ने दारा शिकोह अपने भाई को हरा दिया था। और 1859 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। 1959 में काजरी, जोधपुर में जो संस्थान है काजरी, वह पंचायती राज की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1959 नागौर के बगतरी गांव से। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति निर्वाचन की शर्तें हैं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की शर्तें हैं। तो 159 में क्या है?
तो 159 में क्या है, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो जिस राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। ये देखो 59 पे कहानी घूम गई। इतनी चीजें आप गौर कर लेना, अच्छे तरीके से याद रहनी चाहिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ देने के लिए अपनी रियासत की सीमाओं को पार करने वाला शासक सरदार सिंह था। बीकानेर का शासक था ना 1857 की क्रांति में, उसने राजस्थान में तो सहायता की थी, बाहर जाके इधर आपका सिरसार इधर क्षेत्र में भी सहायता की थी। तो 1900 ईस्वी चीन युद्ध में भाग लेने पर चीनी पदक प्राप्त करने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक कौन था, यानी अंग्रेजों का चीन के साथ युद्ध हुआ था, उसमें जो बीकानेर के शासक गंगा सिंह थे, अपनी ऊंटों की जो ऊंठा रिसाला थी, एक बीकानेर की ऊंठा रिसाला एक सेना थी, वो लेकर अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों ने इन्हें चीनी पदक से सम्मानित किया था। तो गंगा सिंह बीकानेर के। राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग लोहागढ़ भरतपुर का दुर्ग है। तो वर्तमान राजस्थान का सबसे प्राचीन वह दुर्ग जिसका निर्माण परमार शासक वीर नारायण पंवार ने करवाया था, जहां खिलजी आक्रमण के समय कन्नड़ देव के भतीजे शीतल देव का शासन था। क्या कह रहा है कि राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग लोहागढ़ भरतपुर का दुर्ग है। तो वर्तमान राजस्थान का सबसे प्राचीन वह दुर्ग, देखो प्राचीन सबसे पहले हनुमानगढ़ का वाला है, बटनेर का, चित्तौड़गढ़ वाला मानते हैं, लेकिन यहां क्वेश्चन दे रहा है उसके हिसाब से बताना है, जिसका निर्माण परमार शासक वीर नारायण पंवार ने करवाया था और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे 1308 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय कन्नड़ देव के भतीजे शीतल देव का राज था और यहाँ पे शीतल देव की पत्नी मेणादे दोनों के रूप में यहाँ पे जोहर हुआ था, 1308 में साका हुआ था। तो वो कौन सा है, वो सिवाना दुर्ग है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है, हल्देश्वर पहाड़ी पे है। 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहते हैं, सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। ये सारी चीज क्लियर होगी, ऐसे प्रश्न आ जाए तो बढ़िया तरीके से। उद्देश्यायी, अमरशाही, डूंगरशाही आदि पगड़ियों के प्रकार है। उद्देश्यायी, अमरशाही, डूंगरशाही आदि पगड़ियों के प्रकार है। तो खाकसा, उमा, चौखुलिया, दुखुलिया किसके प्रकार है? चौखुलिया, उलिया किसके प्रकार है? तो ये सारे के सारे टोपी के नाम है। किसके? टोपी के नाम है। मजनू की मजार, मजनू कौन से? लैला मजनू, वो फिल्म वाली नहीं है मजनू, अनिल कपूर और वो नाना पाटेकर, वो मजनू नहीं है। लैला मजनू की मजार अनूपगढ़ गंगानगर में है। तो रांझा का निवास माना जाता है। हीर रांझा नाम सुना है आपने? हीर रांझा, लैला मजनू, ये सब गंगानगर की कहानी है। ये सब प्रेमी जोड़े अपने प्रेम के लिए मर रखने वाले श्री गंगानगर के हैं। तो रांझा का जो निवास स्थान है वो है तख्त हजार गांव, सादुल शहर, श्री गंगानगर माना जाता है। डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म दिवस 5 सितंबर यदि शिक्षक दिवस के रूप में बनाया जाता है, बिल्कुल 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में बनाते हैं। तो 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। वो किस महापुरुष का जन्मदिन होता है? तो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में हम 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाते हैं। प्रथम जल विश्व, आज थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन 50 है, लेंथी लंबे प्रश्न है, एक प्रश्न के साथ 3-3, 4-4 प्रश्न। प्रथम जल विश्वविद्यालय अलवर में है। जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जो जल महल कहते हैं वो कहते हैं बट्टाडू का कुआं बाड़मेर, बट्टाडू कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। हवा महल की पहली मंजिल सर्द मंदिर है। ये हवा महल नाम सुना होगा आपने, 5 मंजिला है, अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल। ये कह रहा है कि पहली मंजिल का नाम सर्द मंदिर है, दूसरी मंजिल का नाम रतन मंदिर है, तीसरी मंजिल का नाम विचित्र मंदिर है, चौथी मंजिल का नाम प्रकाश मंदिर है और छठी मंजिल का नाम क्या होगा? हवा मंदिर होगा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हवा महल। ये प्रश्न कई बार आया कि अंतिम मंजिल का नाम हवा मंदिर। इसका निर्माण 1799 में स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था और इसका जो शिल्पकार था वो लालचंद था। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इसकी आकृति मुकुट के समान कर्नल जेम्स टोड ने बताइए। इसको राजस्थान का एयर दुर्ग कहा जाता है और जयपुर के अंदर है। ये बहुत खास क्वेश्चन है। अर्ध शुष्क है ये। अर्ध शुष्क मैदान को राजस्थान में बागड़ कहा जाता है। अर्ध शुष्क मैदान है ये आपका बीच वाला क्षेत्र बागड़ क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन राज्य के दक्षिण में स्थित बागड़ प्रदेश को बांसवाड़ा डूंगरपुर में विभाजित करने वाला शासक,
देखो ऐसे प्रश्न आते हैं। अब एक शब्द आता है वागड़ और एक आता है बागड़, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो बागड़ क्षेत्र ये शेखावटी क्षेत्र वाले और पाली नागौर वाले को भी कह देते हैं, और वागड़ हम कह देते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा, और डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला वागड़ क्षेत्र है, इसी को बागड़ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वहां पे जो भील है, भील जो बोली बोलते हैं ना, उसको वो भाषा को बागड़ी कहा जाता है। जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन ने उसको बागड़ी कहा है, इसलिए इसका नाम बागड़ भी पड़ गया। तो ये वार बैर में कंफ्यूज मत होना, कभी प्रश्न ऐसे भूल चूक से ऐसे घुमा के नहीं आता इतना, उसके चक्कर में कहीं आप क्वेश्चन ही छोड़ दो, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। रिलैक्स होके मूड आराम से पढ़ा करो, आराम से तैयारी किया करो, आराम से पेपर आपका पास होगा। ज्यादा प्रेशर लेने की आपको जरूरत नहीं कि उस किताब में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसने वो बता दिया। तो वागड़ प्रदेश को डूंगरपुर बांसवाड़ा और डूंगरपुर में विभाजित करने वाला कौन था? रावल उदय सिंह था। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता, यह कथन शेर शाह सूरी ने मालदेव से हुए गिरी सुमेल युद्ध के दौरान कहा था। तो इस युद्ध की जानकारी कहाँ मिलती है? वो नाम आता है 5 जनवरी 1544 का दिन गिरी सुमेल पाली में शेर शाह सूरी और मालदेव के बीच युद्ध होते हैं। इस युद्ध में मालदेव तो भाग जाता है, लेकिन गिरी सुमेल मालदेव के 2 सेनापति जेता और कुंपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त, और इतनी मुश्किल से शेर शाह सूरी जीतता है कि लास्ट में कहता है मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। इसकी सारी जानकारी मिलती है तारीख ए शेर शाही में। कहां पे? तारीख ए शेर शाही में। आदिवासी क्षेत्र में जनजातीय अभियान चलाने के कारण मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। एक ही आंदोलन चलाया था ना 1921 में, बाऊजी भी इन्हें कहा जाता है। लेकिन गोविंद गिरी बीलों में चलाने वाले जन जागृति अभियान को क्या कहा जाता है? गोविंद गिरी ने जो बीलों में आंदोलन चलाया था उसको क्या कहते हैं? भगत आंदोलन कहते हैं। भगत आंदोलन के तहत ही गोविंद गिरी ने 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी, और मानगढ़ धाम हत्याकांड गोविंद गिरी का जो सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1913 को, उसी समय मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था। सीसा जस्ता के लिए जावर उदयपुर की खाने प्रसिद्ध है। शीशे और जस्ते के लिए जावर उदयपुर की खान प्रसिद्ध है। सबसे पहले किस शासक के काल में जावर की खानों से सीसा और चांदी का उत्खनन का पता चला? ये क्वेश्चन अभी ताजा हाईकोर्ट एलडीसी में आया है कि जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खान चांदी के लिए प्रसिद्ध है। अब चांदी कहां निकलेगी? चांदी वहीं निकलेगी जहां सीसा जस्ता निकलेगा, क्योंकि तीनों का जो ऐसक होता है वो गेलेना कहलाता है। अब एग्जामिनर सीसा जस्ता अलग दे रहा है, चांदी अलग दे रहा है, वो उसकी बात है। तो पता चलता है राणा लाखा शासक आए थे 14वीं शताब्दी में, मेवाड़ के शासक राणा लाखा के काल में यहाँ पे चांदी की खान निकली। झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, जो कि श्यामल दास पार्षद द्वारा लिखित है। झंडा गीत है ना, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। और पहली बार प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में 1925 के कानपुर अधिवेशन में गाया गया था। नाम सुना होगा, सरोजनी नायडू। ये सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 1925 में जो कानपुर है ना, कानपुर उत्तर प्रदेश में, उसमें अध्यक्षता की थी, और ये झंडा गीत गाया गया था विजय विश्व तिरंगा प्यारा। लेकिन राजस्थान का वह वीर शहीद आदिवासी जिसे झंडा गीत गाते समय पुलिस द्वारा गोली मार गई थी, नाम सुना होगा। झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए नानक जी भील। नानक जी भील। वीर कानड़देव व उसके पुत्र वीरमदेव का अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1311-12 में जालोर दुर्ग में हुए युद्ध का वर्णन है, यदि पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध पुस्तक में मिलता है। नाम सुना होगा आपने, पद्मनाभ द्वारा ग्रंथ था कानड़देव प्रबंध, उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़देव जालोर पर आक्रमण किया था। जालोर का साका कहलाता है 1311-12 में, इसकी जानकारी मिलती है। तो वह दुर्ग जिसमें जिन भद्र सूरी द्वारा लिखित हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्बल भंडार है। हम लगभग पढ़ते हैं कि जिन भद्र सूरी द्वारा हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार जैसलमेर के अंदर पड़ा है। मेमंद सिर का आभूषण है। मेमंद सिर का आभूषण है। हालरो गले का आभूषण है। गोखरू कलाई का आभूषण है। रखन दांत का आभूषण है। तो नेगरी किसका आभूषण? मेमंद सिर का, हालरो गले का, गोखरू कलाई का, रखन दांत का, तो नेगरी आभूषण कमर का है। किसका? कमर का। बाकी एक्स्ट्रा आपको बताने की जरूरत नहीं, अपने आप इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। बीकानेर में जन्मे अकबर के दरबारी कवि जिन्हें टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोस बताया। टेसीटोरी ने, एलपी टेसीटोरी ने कहा था, जिन्हें साहित्य जगत में पित्थल के नाम से जाना जाता है। नाम सुना है, पित्थल, पाथल, पित्थल। तो उनकी प्रसिद्ध रचना वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वे यदि पृथ्वीराज राठौड़ हैं, यानी क्या कह रहा है
कि अकबर के दरबारी कवि भी थे पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें 1570 में नागौर दरबार के बाद गागरोन की जागीर दी थी। टेसिटोरी ने डिंगल का हेरोस कहा था। साहित्य जगत में इन्हें पित्थल कहा जाता है। इनकी रचना वेली कृष्ण रुक्मणी है। इनकी इस प्रसिद्ध रचना को पंचम वेद कहने वाले दुर्साहाड़ा कहाँ के रहने वाले थे, यानी वेली कृष्ण रुक्मणी को पांचवां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी थी दुर्साहाड़ा ने। दुर्साहाड़ा आडा गांव जालोर के रहने वाले थे। देखिए क्या प्रश्न घुमायर कैसे बनाए, कितना शानदार है। दशहरे पर समी वृक्ष का पूजन किया जाता है, बिल्कुल समी यानी खेजड़ी वृक्ष का। लेकिन लिलटांस नामक पक्षी के दर्शन करना इस दिन शुभ माना जाता है। लिलटांस तो वह प्रसिद्ध कवि जिसने पाथल पिथल रति धोरारी लिलटांस नामक की रचना लिखी थी। अब यहाँ क्वेश्चन क्या निकाला, यहाँ लिलटांस से निकाल दिया। लिलटांस पक्षी के दर्शन अच्छे माने जाते हैं। लिलटांस, पाथल पिथल, धरती धोरारी, मिंजर, ये सारी किसकी रचना है? कन्हैया लाल सेठिया, जो सुजानगढ़ चूरू से। डीग भरतपुर के बुरीलाल द्वारा प्रचलित लोक नाट्य नौटंकी, जिसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। संपूर्ण भारत का दिन में प्रदर्शित करने वाला एकमात्र नृत्य गौरी है। देखो कितने प्रश्न हो गए। नौटंकी भरतपुर की प्रसिद्ध है। एकमात्र वो संपूर्ण भारत में जो दिन में प्रदर्शित होता है गौरी नृत्य, लगभग 40 दिन चलता है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। तो जालोर के ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किस मुख्यमंत्री को जाता है? तो ढोल की बात आए और मुख्यमंत्री की बात आए तो जयनारायण है व्यास। अब देखो कितना बड़ा प्रश्न है। तो मुझे कमेंट करके बताना, जो मेरे साथ निरंतर जुड़ा हुआ है, रोज सुबह की करंट की क्लास देता है, मेरे साथ लगातार जुड़ा हुआ है, तो एक नौटंकी कलाकार है भरतपुर के, डीग भरतपुर के नौटंकी कलाकार ने, जिन्हें राजस्थान का 2022 का पद्मश्री मिला है, उनका नाम मुझे बता दीजिए। कितने विद्यार्थियों को याद है, कितने लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यहां से पता चलता है। भैंसों का चितारा परमानंद चोइल को कहते हैं। ये चितेरे बड़े पेपर में आते हैं। भैंसों का चितेरा परमानंद चोइल, बिल्लों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा। तो नीड़ का चितेरा किसको कहते हैं? तो नीड़ का चितेरा कहते हैं सौभाग्यमल गहलोत को। किसको? सौभाग्यमल गहलोत को कहते हैं। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के जनक है, प्रसिद्ध कलाकार थे। पल्स पोलियो दिवस 6 अप्रैल को बनाया जाता है। तो राजस्थान में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत मानी जाती है चित्तौड़गढ़ से। सबसे प्रसिद्ध व लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है। सबसे प्रसिद्ध है, सबसे लोकप्रिय है। सबसे लंबी फड़ हम देवनारायण जी की मानते हैं। तो ऐसी फड़ जिसका वाचन नहीं बल्कि पूजा की जाती है। ऐसी फड़ है जिसका वाचन नहीं होता है, पूजा होती है। तो देखो ऑप्शन में नहीं है, शायद सी नंबर लगा लेना, भैंसासुर, भस्मासुर या भैंसासुर। भस्मासुर या भैंसासुर, इनकी फड़ का वाचन नहीं होता है बल्कि पूजा की जाती है। ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखना। राजस्थान का अंडमान जैसलमेर है। तो राजस्थान का नागपुर कौन सा है? राजस्थान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। तो राजस्थान का नागपुर झालावाड़ संतरों के लिए प्रसिद्ध है। अब्रक नगरी भीलवाड़ा, अन्न का भंडार श्री गंगानगर, शिक्षा नगरी नालंदा कोटा। सर्वाधिक बकरी बाड़मेर में होती है। अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन है ना, वो बाड़मेर में। चाहे बकरी ले लो चाहे भेड़ ले लो, बाड़मेर। तो कौन से गांव की बकरियां सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ये तो आप जानते हो, नॉर्मल सी बात है। वरुण गांव नागौर की बकरियां सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है। और रामसर अजमेर में चारा अनुसंधान केंद्र है। सोजत पाली की मेहंदी जो इतनी प्रसिद्ध है कि हाल ही में राजस्थान का 16वां उत्पाद बना है लोगो सहित, जिसको जीआई टैग दिया गया है। सभी अभयारण्यों में एक मंदिर होता है। सभी अभयारण्यों में लगभग राजस्थान में एक मंदिर होता है, परंतु ऐसा कौन सा अभयारण्य है जिसमें 4 मंदिर स्थित है? ऐसा कौन सा अभयारण्य है जिसमें 4 मंदिर है? तो सरिस्का। और सरिस्का कहाँ पे? अलवर में। अलवर खास करके ध्यान रखना, ये टाइगर रिजर्व है राजस्थान का दूसरा सरिस्का, अलवर के अंदर। इसमें 4 मंदिर है। कितने? 4। राजस्थान में पूछे सबसे ज्यादा अभयारण्य उदयपुर में। राजस्थान में पूछे सबसे ज्यादा दुर्ग जयपुर में है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा, सर्वाधिक नदियां चित्तौड़गढ़ में। ये याद रखना। इस तिथि से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ। इस तिथि से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ। ध्यान रखना, ये 73वां संविधान संशोधन है ना, ये 1992 में पेश हुआ, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू हुआ। ये पंचायती राज राज्य सूची का विषय था, इसलिए अलग अलग राज्यों को अधिकार थे कि वो कुछ परिवर्तन करके अपना ये जारी कर सकते हैं। तो राजस्थान ने क्या किया? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया और उसे 23 अप्रैल 1994 को लागू किया। इसलिए कंफ्यूज मत हुआ करो 92, 93, 94 में। और पहली बार चुनाव इसने 95 में करवाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 23 अप्रैल 1994। इस इतिहासकार ने हवा महल को श्री कृष्ण का मुकुट कहा।
ये क्वेश्चन आ गया। हवा महल श्री कृष्ण के मुकुट के समान है, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा। डूंगरपुर रियासत में शिक्षा प्रेमी नाना भाई खाट 19 जून 1947 को और काली भाई भील बालिका 13 वर्षीय भील बालिका 21 जून 1947 को अध्यापक श्री सेगा बाई को बचाने की खातिर शहीद हुई। यह कांड किस नाम से जाना जाता है? बड़ा शानदार प्रश्न है ये, पेपर में युगों युगों तक जब तक इतिहास रहेगा ना, ये भील कालीबाई और नाना भाई खाट हमेशा याद रहेंगे राजस्थान के इतिहास में। एक छोटी 13 वर्ष की बालिका कितनी होती है, भील बालिका, अपने अध्यापक अपने शिक्षक को बचाने के चक्कर में खुद शहीद हो जाती है। नाना भाई खाट शहीद होते हैं, लेकिन सेगा बाई को वो बचा लेती है। आपने कहानी देखी होगी, सैनिक आते हैं ट्रक के पीछे, सेगा बाई को बांध के चले जाते हैं। वो असली शिक्षा का महत्वता देखिए। तो नाना भाई खाट को तो 19 जून 1947 को, कालीबाई 21 जून 1947 को, तो सेगा बाई को बचाने का ये कांड कौन सा था? रास्तापाल कांड। दिवेर का युद्ध कब हुआ? तो दिवेर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1582 को। महाराणा प्रताप और दिवेर में उस समय ठिकानेदार थे अकबर के चाचा सुल्तान खां। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में जीत हासिल की। ये जीत विजयदशमी के दिन हासिल की थी, इसलिए, और यहाँ से महाराणा प्रताप ने जगह जगह ठिकाने अपने जीते, इसलिए युद्ध का श्री गणेश, विजय का श्री गणेश कहलाता है। उस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मेरा, कल परसों मैंने दिवेर के युद्ध को 1580 बता दिया था। वो सिर्फ मानवीय भूल थी। आपको इतना कॉमन सेंस लगाना है कि दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था, ठीक है। तो कई बार 1580-82 कई बार बोल दिया जाता है, तो थोड़ा सा 1-2 प्रश्न में कई बार मैं क्या है यहाँ लिखता कुछ हूँ, कई बार बोल दिया जाता है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लिया करो। अगर ज्यादा कोई बड़ी मानवीय भूल होगी, मुझे लगता है इसमें बच्चों को दोबारा बताना चाहिए, या तो मैं अगले वीडियो में वापस क्वेश्चन लेके आऊंगा वो, या फिर मैं टेलीग्राम पे या कम्युनिटी पे डाल दूंगा भी ये मानवीय भूल होगी। ये छोटी मोटी भूलें नहीं होती है, इसमें कमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको पता है, क्लियर पता है कि दिवेर का युद्ध 1582 और मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है अक्टूबर 1582 को युद्ध हुआ था, मैं पूरी डिटेल बता देता हूँ। वो कई बार बोलने में गलती हो जाती है, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा लिया करो, थोड़ा दिमाग करके और देख लिया करो। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राग ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? राजस्थान में जो रेगिस्तानी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है वो किसका अवशेष है? तो टेथी सागर का अवशेष है। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां अजूबा कहा था? यानी विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जैसलमेर को कहा था। और एक और याद रखना, मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, जो मेहरानगढ़ दुर्ग को भी एक बंदे ने 8वां दुर्ग कहा, 8वां आश्चर्य कहा था। मान लो 7 अजूबे तो है, इसके 8वां अजूबा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो किसको कहा? जैसलमेर को। लेकिन एक बंदा था, वो उसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग को जैकलिन कैनेडी ने मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व में 8वें आश्चर्य की संज्ञा दी थी। गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो ये तो नॉर्मल है, गेप सागर कह दो, या गेप सागर डूंगरपुर में है, जहां भील कालीबाई बालिका का स्मारक छतरी बनी हुई है। राज्य के पूर्ण अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? राज्य के पूर्ण अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी? 1 सेकंड का टाइम देता हूं, कितने विद्यार्थी, यानी पूर्णतः अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 21, 22, 23, 24। कितने विद्यार्थी कमेंट करते हैं, मैं देखता हूं। सही जवाब किनका होगा? ये बेसिक है, जब भी कोई किताब लेके आए तो पहला टॉपिक यही आता है, राजस्थान का सामान्य परिचय। या नक्शा देखिए, श्री गंगानगर जो जिला है वो पाकिस्तान से भी लग रहा है और पंजाब से भी लग रहा है, इसलिए ये नहीं गिना जाएगा, गंगानगर नहीं गिना जाएगा, क्योंकि पूर्णतः पूछ रहा है। हनुमानगढ़ यहां से स्टार्ट होगा, ये पूरा लग के और लास्ट बांसवाड़ा तक आएगा। डूंगरपुर भी नहीं है, ये बांसवाड़ा भी नहीं आएगा। इससे इधर इधर वाले जिले कितने होंगे वो गिनने आपको। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गए, ठीक है। 16, 17, 18, 19, ठीक है। 19 के बाद 20, टोटल कितने हो गए? 20, और ये भीलवाड़ा 21। टोटल 21 जिले हैं जो किसी देश की सीमा नहीं बनाते, बल्कि राज्यों राज्य बनाते हैं। बाड़मेर नहीं गिनेगी, न तो बाड़मेर गिना जाएगा, ना गंगानगर गिना जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान से भी लग रहे हैं, और बीकानेर जैसलमेर भी पाकिस्तान से लग रहे हैं। 8 जिले हैं, वो किसी की सीमा नहीं टकराते। तो 8 तो ये निकल गए और 4 ये निकल गए, तो टोटल कितने? 12 निकल गए। जिले कितने? 33। 33 में से 12 घटाओ, उत्तर आ जाएगा 21। ऐसे प्रश्न याद रखना, तो 21 इसका उत्तर आ जाएगा।
डूंगरगढ़ में नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? डूंगरपुर में है ये। डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रेमल देवी ने करवाया। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। प्रथम निर्वाचित पूछे तो निर्वाचित पूछ ले, लोकतांत्रिक पूछ ले, टीकाराम पालीवाल थे। ये राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री भी थे। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो 4 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और आधुनिक राजस्थान के निर्माता। जयनारायण व्यास दूसरे राजस्थान के, ये तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री और राजस्थान के एकमात्र मनोनीत प्लस निर्वाचित मुख्यमंत्री। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री और लोकप्रिय सरकार के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। ये चीजें आपको याद रखनी है। आज का अंतिम क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है? मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो हमेशा राज्यपाल को देता है। राज्यपाल इसे नियुक्त करता है, राज्यपाल को ये त्याग पत्र देता है, राज्यपाल इसे हटा सकता है। सारा इर्द गिर्द काम, क्योंकि राज्य की मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, जबकि व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये 50 क्वेश्चनों की क्लास। आज थोड़े इसमें लेंथ थी, लंबे क्वेश्चन थे, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। थोड़ा मैंने स्पीड से इसको दिया ताकि थोड़ा बोरिंग नहीं हुआ, क्योंकि 50 क्वेश्चन का टारगेट मेरा रहता है सिर्फ 30 मिनट में आपको क्लास देना। सुबह करंट की क्लास देखते रहना, निरंतर अध्ययन करते रहना, राजस्थान जी के आपका मजबूत हो जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।